वेरी वेरी वार्म वेलकम। सुबह के 9 बजे हम चाहते हैं कि यहाँ से कुछ चीयरफुल स्टूडेंट्स नज़र आएं। कैसे नज़र आएंगे आप मुझे ज़रा हाथ हिला के, थोड़ा सा बोल के, थोड़ा सा। तो आज के हमारा बहुत लंबा शेड्यूल है। हम लोग अभी से शुरू करेंगे, शाम तक जाएंगे। अलग अलग सेशंस यहाँ पर आपके लिए, अलग अलग स्पीकर्स, आपके सवाल, आपके जवाब, जो कि हमारे विशेषज्ञ मेहमान, हमारे पैनलिस्ट आपको देंगे। आपको जैसे अभी बताया, अलग अलग पोडियम्स से आप अपने सवाल पूछेंगे सीधे और उनके जवाब पाएंगे। तो आज हमारे पास करीब 5 सेशंस हैं। पूरे दिन में अलग अलग विषयों पर केंद्रित रहेंगे। दूर दूर से हमारे विशेषज्ञ मेहमान यहाँ पहुँचे हैं पुणे में, और हम चाहते हैं कि विवेकानंद मंडप से आज शाम को जब आप घर लौटें तो आपके पास ढेर सारे आइडियाज़, ढेर सारे विचारों की एक पोटली हो, जिसे आप ले जाएं अपने साथ, अपने घर, और ज़िंदगी भर अपने साथ रखें। क्योंकि यही भारतीय छात्र संसद की पूरी संकल्पना, उसका उद्देश्य, उसका काम है। एक संवाद, एक डायलॉग आपके बीच, और आपके जो पैनलिस्ट हैं, वो पैनलिस्ट जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, राजनीति के धुरंधर भी हैं, खेल के मैदान के खिलाड़ी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, फिल्म वाले लोग भी हैं, जिन्होंने एक अनुभव लिया है ज़िंदगी में। और अब इस स्टेज पर ये अनुभव आपके बहुत काम आने वाला है। और हम चाहते हैं कि इन लोगों के अनुभवों से हम सब लाभ उठाएं, फ़ायदा पाएं, और अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, एक उद्देश्य लेकर साथ चलें। हमारी इस भारतीय छात्र संसद की संकल्पना के बारे में हमने कल भी आपको बताया था, आज भी आपसे कह रहे हैं, ये तीसरी भारतीय छात्र संसद है जिसमें आप देश भर से छात्र नेता पहुँचे हुए हैं। हम चाहते हैं भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में आप लोग शामिल हों। आज का सेशन हम शुरू करेंगे। हमारे गणमान्य अतिथि इस समय यहाँ विवेकानंद मंडप पे पहुँच चुके हैं। मैं अपने सभी गणमान्य अतिथियों से ये निवेदन करती हूँ कि कृपया वो सभी मंच पर पधारें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे मुख्य अतिथि, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि मंच पर तशरीफ़ ला रहे हैं। हम स्वागत, अभिनंदन और सत्कार करते हैं हमारे अतिथियों का। उदय नारायण चौधरी जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी मौलाना सैयद कल्बे राशिद रिजवी साहब, सोशल रिफॉर्मर, इस्लामिक स्कॉलर, बहुत बहुत स्वागत। हमारे आज के सेशन के मुख्य वक्ता आर.ए. माशेलकर साहब, जाने माने वैज्ञानिक, CSIR के पूर्व डायरेक्टर, बहुत बहुत स्वागत माशेलकर जी। डॉक्टर तलत अहमद साहब, वाइस चांसलर, कश्मीर यूनिवर्सिटी। हमारे साथ डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी, हमारे संस्थापक, मायर्स MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हमारे प्रेरणा के स्रोत। श्री राहुल कराड, चीफ कन्वीनर, भारतीय छात्र संसद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमेशा की तरह हम अपने कार्यक्रम का आरंभ वंदे मातरम से करते हैं। आप सभी से निवेदन, अपने अपने स्थानों पर कृपया खड़े हो जाइए। सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां
वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी से निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर कराड और राहुल जी से कि हम सबसे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और आज के सेशन के चेयरमैन श्री उदय नारायण चौधरी जी का सम्मान आज भारतीय छात्र संसद के मंच से बड़ी गर्मजोशी के साथ। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मौलाना सैयद कल्बे राशिद रिजवी जी, जो कि जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनका भी स्वागत सम्मान भारतीय छात्र संसद के मंच से। हमारे आज के सेशन के मुख्य वक्ता डॉक्टर आर.ए. माशेलकर, जाने माने वैज्ञानिक, हमारे साथ हैं। उनका भी सम्मान सत्कार भारतीय छात्र संसद के मंच से। डॉक्टर तलत अहमद साहब, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, हमारे साथ, हमारे विशिष्ट अतिथि, हम उनका भी सम्मान करते हैं। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, सीक पीस। बंधुओं, दुनिया में टकराव, दुनिया में झगड़े खत्म हो, शांति को एक मौका मिल जाए, इसकी ख्वाहिश हर अमन पसंद व्यक्ति करता है। कहते हैं बारूद में तो एक चिंगारी लग जाए काफ़ी होती है, लेकिन घर बड़ी मुश्किलों से बनता है, तिनके तिनके से बनता है, देश बड़ी मुश्किलों से बनते हैं। शांति को एक मौका मिलना चाहिए। तो भारतीय छात्र संसद के मंच से आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी जाने माने जियोलॉजिस्ट और वीसी डॉक्टर तलत अहमद, कश्मीर यूनिवर्सिटी के, आए और अपने विचार आज के सेशन के विषय पर। डॉक्टर माशेलकर, डॉक्टर वरद, कल्ब सादिक साहब, अदर डिग्निटरीज ऑन द डायस, हमारे बिहार के स्पीकर साहब, हमारे सारे दोस्त, हमारे स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, it's a great occasion to be here with you all and to initiate the discussion about peace and conflict. Resolve conflict, seek peace. See, the country has really progressed. When I was in your stage of life, I used to study in Delhi and I used to come from Dhanbad, and the only way I could communicate to my parents that I have reached Delhi is through just sending a letter. And if at all I had to contact them to say that if there is anything urgent, we had to sit in the trunk call booths for days together. Now the country has progressed so much that you can even tell how much and how late or how quickly you have reached from one place to the other using the mobile. So there is a tremendous opportunity and tremendous progress. But there are also problems that has also crept because of the developments and also wrong usage of the development. We have lots of resources in the country. But unfortunately, either the distribution is not very good or the system needs to be better made so that we can use the resources to the best possible. I was a teacher at Delhi University and now I am in Kashmir
which is heaven on the earth. But unfortunately, we know that there are problems in Kashmir, and fortunately, for the last 3 years, we see that there is peace and there are good possibilities that things will be as normal as any part of the country. And for that, we all have to get together to see that all part of the country develop and everybody gets their right and whatever is due to them. This is a very good initiative that MIT has taken, and this is the third time that they are having this session here in Pune, where all the youth of the country, their representative, come together, know each other, and also they have the possibility of interacting with the peers and the people who are known in public life. So it's direct interaction with them and to get, for their future. This is going to be very important for our country because the young minds are there. Our country is one of the largest or the youngest country in the world where you have so much of youth in the age group to be called as youngs. So this should be used as a resource for the development of the country and try to resolve the conflict through peaceful measures, through friendship. I will be reciting a small verse from Ali Sardar Jafri Sahab, which says, "Guftagu band na ho, guftagu band na ho, baat se baat chale." So we have to keep talking, and that is the only way we are going to resolve the conflict and the issues that needs to be resolved in future. In other parts of the country, there are lots of resources, but at the same time, there are a problem of unemployment. That is one issue which makes also the presence of Naxalism and terrorism. So the government has to address to that. We can educate people, but until unless we give them good opportunity for jobs, for openings for their career, there will be always problem. Once you educate somebody, the expectation level is much higher than they are not. So I will take my words very strongly to the government and to the people who matter in the country, that we have to have some way to make sure that we give the due to the youngsters. The recent episode that happened in Delhi, which was very shameful, and I hope that in future we all learn, and the society mindset has to change, and there should be given not only in words but equal right to the women folks of the country. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहब। और जैसे अभी आप कह भी रहे थे, एक शेर मैं भी नज़र करना चाहती हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे तालाब के पानी की तरह, तुम तो ठहरे रहे तालाब के पानी की तरह, तुम जो चलते तो बहुत दूर निकल सकते थे। दूरियां चलने से कम होती हैं, नज़दीकियां चलने से बढ़ती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए चलना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, भारतीय छात्र संसद का जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे छात्र नेता देश भर से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्हें बोलने का एक मौका मिले, उनके भी विचारों को हम सुन सकें। और आज भारतीय छात्र संसद के मंच पर 2 छात्र नेता यहाँ मौजूद हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ अमित सिन्हा को, जो कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, वर्धा से आते हैं,
वो आएं और आज के विषय पर अपनी बात रखें। अमित सिन्हा। Of promoting communal harmony. Yes, we talk of spreading peace and brotherly feelings amongst the human community. And then, in day-to-day lives, we confront evidences, situations, and circumstances when people are massacred. Yes, they suffer to death for no fault of their own. Has anyone ever realized the one responsible for this grief, the one responsible for this misery? Respected dignitaries and dear friends, I, Amit Sinha from Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, stand before you to present my views on the topic. Peace. A small word with a great meaning. Yes, everybody wants peace. It's you, it's me, it's them out there. Everybody demands peace. But each and every one of us want it at the cost of others' peace. The sequel is conflict. India is still thinking of peace with its adjoining nations when we have spectacular display of demolition of Babri Mosque, Mumbai riots, and Gujarat Kand in the name of Vatra for political gain. We are still craving for peace when we subject eminent personalities like Dr. Binayak Sen to prison just for rendering his services to dying Naxalites. What a wonderful and a fantastic breach of moral fiber in an attempt to seek peace. Yes, we are still thinking of peace with Pakistan, who secretly abetted the incursion on the evening of Delhi's blast and is continuously doing so for years and years long, when mothers are still being compelled to sell off their child in Kalahari for supporting their living. All the more commendable. Well, a few years ago, the entire nation and country was mourning for the event which took place on September 11, 2001, and there was a tremendous fear that such events could occur in other parts of the world as well. Well, I tell you, there are people with intense ego who label themselves with religious denominations and gather the support of people to plunder them on the basis of such faith. God teaches us to purify our heart and soul. However, in the name of God, we find demolition, demoniac behavior, and cruelty. Where is this born of? No, my friends, I tell you, it is not the individuals who just do these things. It is the hatred, it is the envy deep instilled in their heart that leads them to this cruelty. We are taught to love the soul, but to hate the disease that is causing a person to forget the beauty of the soul. And I tell you, how many ever social reforms that you take, how many ever prison houses that you build, how many ever wars that you declare, these catastrophes will keep on coming on and on and on, till long as there is pride, till long as there is envy, till long as there is greed and illusion in people's heart. Therefore, real compassion lies in praying in such a way so that the soul of an individual could be freed from shackles of materialistic qualities and that one can learn to live in harmony with the nature. Scriptures reveal that the only culprit in the society is an uncontrolled mind. Yes, the situation over here is so ridiculous that we are fighting over a piece of land. We are fighting over a piece of property and are building nuclear bombs to kill each other. God knows there will be a time when nobody will even exist on this earth to see that that particular piece of land, that particular piece of property had even existed. Therefore, my dear friends, I would like to conclude by saying that the only real solution lies in change of heart. Unless and until you become a part of the solution, you will remain a part of the problem. Unless and until your own heart is purified, you cannot expect to enlighten others. We must know that the real solution lies in purification of heart and the unity of heart and soul with God towards the realization of truth. And I tell you, until and unless we learn to live in harmony with nature and with all other living beings on this earth, we are always and always going to fight. Thank you for your kind and patient hearing. बहुत खूब अमित सिन्हा, बहुत अच्छे विचार हैं। राहुल जी, आपसे निवेदन करूंगी, इस होनहार बिरवान के कहते हैं, होनहार बिरवान के हो चिकने पात, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे विचार रखते हैं। हम उनका स्वागत, अभिनंदन, सत्कार करेंगे भारतीय छात्र संसद के मंच से। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस युवा छात्र नेता
की हौसला अफजाई करें। और अब मैं दूसरे छात्र नेता जो कि हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, बशारत अली को बुलाऊंगी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज बारामूला जम्मू कश्मीर से आते हैं और आप सेक्रेटरी भी हैं यूथ पार्लियामेंट के जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत स्वागत के साथ बशारत अली। This is Basharat Ali from Government College Baramulla, Jammu and Kashmir, with a message of love and peace for all of you. India lives in several centuries at the same time. Somehow she managed to progress and regress simultaneously. When we juxtapose different maps of contemporary India, we have in front of us diametrically opposite Indias. One India lives in the optimism of hearts. The other India lurks in the skepticism of our minds. One India wants, the other India hopes. One India leads, the other India follows. One India is on its way to a glittering destination somewhere near the top of the world. The other India just melts into darkness and disappears. The spiraling crisis in the state of Jammu and Kashmir, the Naxalite Maoist menace that seems to be intensifying with every passing day, the disturbing reach of proxy governments run by militant groups in Manipur and Nagaland, the Khap Panchayats in Haryana, corruption, unemployment, poverty, ethnic and religious polarization. A quarter of India is being held hostage by anarchy and violence. What has pushed the country that has otherwise held together through seemingly insurmountable odds? What and who is responsible for the state of affairs as it stands today? 65 years after independence, India is still struggling with the legacy of colonialism in the form of a barbaric culture called corporate globalization, which is not about the eradication of poverty, not about conflict resolution, not about seeking peace, but it's only a mutant variety of colonialism where rich get richer, poor get poorer, mighty get mightier, and weak get weaker. It is the reason states in our northeast burn daily. It is the reason they die. It does not support them, it kills them. It does not elevate them, it buries them. And it does not empower them, it loots them. In Northeast, the rampant exploitation of natural resources, construction of dams which threaten to submerge districts together, has led to the mass migration of the poorest of the poor in search of food and shelter. Those who refuse to migrate are killed as Naxalites and Maoists. Now cut to Kashmir, the world's highest militarized zone, a disputed backyard of the world's largest democracy. Kashmir does not live in a solitary coffee day in Srinagar or in the wooden hotels perched on the hills of Gulmarg, where a plate of kebab and hot tea laid on the table beside a window opening into snow-clad mountains makes it easy and romantic to draw conclusions that Kashmiris want to move on. My dear friends, for a Kashmiri, happiness is a plastic bag tied over his face. In Northeast, if the problem lies in misgovernance, in Kashmir, it lies in history. In Northeast, if the issue is of development, in Kashmir, it's purely of justice. Unfortunately, at both these conflict-torn places, the Indian state has used insurgency as an excuse to misgovernance and underdevelopment. Now, what should India do? How can she correct the errors done in the past? The answer is simple. If India has to achieve what she is set out to, she has to first strengthen her institutions of democracy. The justice delivery system has to be right and rapid. India has to make conflict resolution a conviction and not merely a political rhetoric. Peace is to be used as a weapon and not merely as a shield. Youth of this country have a vital role to play in this direction. We not only have to take up the challenge of leadership, the task of strengthening democracy, the job of promoting unity, the mission of national integration, but at the very beginning, we have to fight and defeat the disastrous divide of identity. We need to look up and urgently discuss
the strategies of resistance, wage real battles, and inflict real damage, we must remember that Dandi March was not just a fine political theater. It was a strike at the economic underpinning of the British Empire. We need to redefine the meaning of politics and reimagine the meaning of civil disobedience. We have to reach out to the subjugated, the dominated, and assure them that we all are with them in their fight against oppression. We have to look at all wrongs through one prism. Perhaps we need to elect a set of parliaments, perhaps of student leaders from across the country, a kind of parallel parliament that keeps up an underground drumbeat. Perhaps we have to get into the act quickly as possible. Perhaps we have to take the concept of this very student parliament to every state, every college, every university, every school, and every panchayat. Fearlessly but non-violently, we must disable the working parts of this machinery that is fast consuming us. If there is a battle that needs our immediate attention, any conflict that needs immediate solution and not resolution, it is the battle of our mindsets. What kind of a mental setup will lead us into our future will decide the peace in our country, in our lives. If we are able to retain the hard-won pluralist character of India, we are on the right path to resurgence. If we are able to see a woman just like us, a human being with equal rights, and not as a subject of exploitation and commodification, we are on our way to freedom. When we have to learn and train ourselves to love and understand each other first, then conflict resolution, I tell you, my friends, will be a cakewalk. We need not to look for solutions in the past, but make efforts to find them in the future. A return to past may not be possible. Indeed, it may not even be desirable. The past offers no hope. We are living through the period where definitions of culture, society, sovereignty, and nationality are changing rapidly and radically. The world has undergone a change, and we have to be part of that change. I would like to address all the vice chancellors present here that our education system needs immediate reforms to bring about the change we all want to see. The rhetorical and cliched quality education is to be translated into an accessible mode of reform and tangible by a constant and a tangible tool of change. In classrooms, we should enjoy a free-flow of ideas followed by a consensus on a particular thing, which I hope is held at the School of Government in this MIT. The students should be encouraged to enthusiastically take part in politics. The concept of student politics needs to be lifted up and followed widely. Sadly, the same is strategically inactive in Northeast and forcibly banned in Kashmir. I would like to sign off with two quotes. One from Dinanath Nadeem in Kashmiri that says, Bozo Pagatam, Kusroiz Baki, Halas Prarul, Halas Ratul, Haras Prarul, wondering who would survive till that tomorrow. In the meantime, there is the night, the ominous wait. And lastly, one last quote from the poetess of Kashmir, Natasha Cole, who writes, burn your Bollywood movies, come to Kashmir, walk through our streets, the bridge, the ruins, the graves. Look at what we eat, look at our buildings, look at our shrines, our architecture, our speech, our history. Speak to us, see how we live. Do come to Kashmir next year. I want you all there. Thank you very much. बहुत खूब बशारत अली, आपने कश्मीर का एक नक्शा जो खींचा हम सबके सामने, लेकिन यकीन मानिए कश्मीर हमारे लिए आज भी स्वर्ग है और बना रहेगा। स्वागत, अभिनंदन भारतीय छात्र संसद के मंच से बशारत अली का। तालियों की गड़गड़ाहट से इस नौजवान का स्वागत करेंगे यहाँ पर। जब तक बशारत अली और आपके जैसे युवा नेता देश को मिलेंगे, देश का भविष्य सुरक्षित रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी हमारे सेशन की भी अध्यक्षता यहाँ पर कर रहे हैं। हम बहुत आभारी हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, भारतीय छात्र संसद के इस मंच पर आप पधारे। वो एक छात्र नेता थे जब से उन्होंने शुरुआत की राजनीति की और एक लंबी पारी खेली है, अनुभव अर्जित किया है। आइए सबसे पहले उन पर एक छोटी सी फिल्म देख लें। He is a 5-time MLA from Islamganj in Bihar's Gaya district. He is the Speaker of the House since November 2005.
As the Speaker, he was elected unanimously for the second consecutive term in 2010. He is Mr. Uday Narayan Chaudhary. His career in politics began when he was elected as a cabinet member of the Patna University Student Union during his college days. He visited Japan for a study tour to study upliftment of women and downtrodden in that country. He has also represented India in the UNO twice in the Conference Against Apartheid. We heartily welcome Mr. Uday Narayan Chaudhary to the 3rd Bharatiya Chhatra Sansad. मैं आमंत्रित करूंगी अब बिहार विधानसभा के स्पीकर महोदय श्री उदय नारायण चौधरी जी को कि अपने विचार हम सब भारतीय छात्र संसद के मंच से शेयर करें हमारे साथ और हमारे युवाओं को प्रेरित करें। डैश पर बैठे हुए सभी लोगों को मेरा सलाम और प्रणाम। I would like to speak in Hindi. सबसे पहले अपने दो देश के उभरते हुए नौजवान जिसको हमने सुना, एक महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज का और एक कश्मीर का, मैं उन दोनों नौजवानों के दिल में उबल रहे उफान को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। हमारे दाएं और बाएं दो स्टैचू है। दाहिने तरफ शांति के प्रतीक पूरे दुनिया में महात्मा बुद्ध का है, बाईं ओर महात्मा गांधी का, जिसने देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई और अंग्रेजी हुकूमत को मजबूर किया देश छोड़ने को, और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजाद हुआ। आजादी के पहले कई धाराएं थी देश को आजाद कराने के लिए, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला, सारे लोग थे। इस तरह के हजारों हजार लोग शहीद हो गए, हजारों हजार माताएं बहनें विधवा हो गई जिनकी मांग के सिंदूर धुल गए, और तब ये हमारा देश आजाद हुआ है, जिसको भारत वर्ष कहते हैं आज के तारीख में, जो अंग्रेजों के नाम में इंडिया के नाम से जाना जाता है। नौजवान छात्रों, मैं आप सबके मन के उत्साह को समझने की चेष्टा कर रहा हूं आज, और आज का जो सब्जेक्ट दिया गया है, ये सब्जेक्ट का नाम ही है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, सीक पीस। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जितना भी विवाद है उसको सॉल्व करिए शांतिपूर्ण रास्ते से। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिया, जो हमारा संविधान है, जिस संविधान के माध्यम से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, जो आज 100 करोड़ की आबादी वाले देश में संसदीय लोकतंत्र चल रहा है, और दुनिया के सभी हिस्सों के लोगों को मानना पड़ रहा है कि भारत देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम उस देश के वासी हैं। मित्रों, याद रखिएगा, विविधता में एकता, ये हमारी खूबसूरती है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यही हमारी खूबसूरती है। अनेक भाषा, अनेक संस्कृति, अनेक तरह के बोलचाल का ढंग और रस्म और रिवाज, लेकिन इस सब के बावजूद हम पहले भारतीय हैं, तब उसके बाद कुछ हैं, हम भारतीय हैं। ये एक माहौल पैदा हुआ है, लेकिन आज इस माहौल में बहुत सारे सवाल खड़ा हो गए हैं। सवाल खड़ा हुआ है एक देश में दो देश का।
फिर से याद कीजिएगा मैं जो कह रहा हूं, एक देश में दो देश का सवाल खड़ा हुआ है। एक है गांव का देश, एक है शहरों का देश। गांव का देश जो आज भी महात्मा गांधी की नजरों में, महात्मा गांधी के विचारों से एक भूखा और नंगा आदमी की तस्वीर को सामने रख करके और हम सोचें कि अब मुझे इसके लिए क्या करना है। यह है हमारा असली देश, जहां 80% 90% के लोग बसते हैं। एक दूसरा भी देश है, 10-15% का देश है, जो मोबाइल, टीवी, फ्रिज, आलीशान बिल्डिंग, मोटर और कार वाला देश है, जिसकी ओर भौतिकवादी, दुनिया की भौतिकवादी साधन ने हमको अट्रैक्ट करने की कोशिश किया है, जिसके कारण हम ये मानने लगे हैं आजकल कभी कभी कि हमारा संसदीय प्रजातंत्र खतरे में आ गया है। माफ कीजिएगा मेरी बातों को, चूंकि आप सबके मन में एक ललक है एक अच्छा देश देखने का। आपके मन में ललक है कि दुनिया में हमारा देश महान बने। चूंकि मेरे बगल में चीन है, हम चीन को जानते हैं। चीन आजाद हुआ 1948 में, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। आज चीन की जो आर्थिक स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि अमेरिका और जापान भी, यूरोप भी उससे घबराता है। हमारी स्थिति है एक डेवलपिंग कंट्री के नाम में हम देखे जाते हैं। विकसित होने वाले देश के रूप में हमारा नाम है भारत का। हमको तुलना करना होगा कि आज क्या कारण है कि चीन की गति इतनी तेज है कि वो उस रफ्तार में अमेरिका को भी पीछे छोड़ने के जैसा हो गया है। हमारी गति इतनी धीरे है कि हम अभी बहुत पीछे हैं, छोटे राज्यों और अविकसित राज्यों के जैसा हैं। ये हमारे मन में, इसीलिए हमने कहा कि 100 करोड़ वाली आबादी, और जिस देश की आबादी हर साल 10 करोड़ बढ़ रही हो, 5 करोड़ बढ़ रही हो, इस पर भी बहुत विचार करने का जरूरत है। नौजवान मित्रों, चूंकि आप प्लान करते हैं 200 आदमी को खिलाने का, आपके यहाँ हो जाता है 250 आदमी, और हर साल ये बढ़ते जाता है। तो क्या हम कैसे उसको रोक सकेंगे कि जो मैं प्लान करता हूँ उस प्लान के मुताबिक ही हम विकास भी कर सकें और काम कर सकें। जब तक क्या हम इसको जब तक नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, अपने देश को विकसित राज्य के शकल में लाने में सफल हो सकेंगे। दूसरी ओर मेरा आपसे आग्रह होगा कि आजकल जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एक आवाज सहसा उठने लगी है। अपने जो पार्लियामेंट हाउस है, संसद और विधानमंडल है, उसके बारे में भी एक आवाज उठ रही है। लेकिन मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं, चूंकि यहां सब पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके मन में एक आग है हिंदुस्तान को सजाने और संवारने की, भारतवर्ष को सजाने और संवारने की आग है, कि क्या दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था है जो हमारे प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था से ज्यादा कुछ अच्छी व्यवस्था है? आज दुनिया के लोग ये मानने को तैयार हैं नहीं। आज क्या महात्मा गांधी का रास्ता इससे भी बढ़िया कोई रास्ता है? नहीं, कतई नहीं। अगर हम कोई सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो शांति के माध्यम से ही कर सकते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पहले वक्ता नौजवान को, जिसने कहा कि हम अपने आप में परिवर्तन लावें और तभी हम दूसरों में परिवर्तन की रेखा को देख सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम अपने आप को आत्मशुद्धि करें, अपने आप में परिवर्तन ला करके तब दूसरे को देखने की चेष्टा करें। नौजवान दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सब लोगों को कि हमारे सामने एक चुनौती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में है। इसको बचाना भी है, सेव भी करना है, देश को आगे भी ले जाना है, और जो गलत मंसूबे के लोग हैं उनको भी पीछे करके अच्छे लोगों को आगे ले जाना है। यह आज की सबसे बड़ी चुनौती है हमारे और आपके सामने। नौजवान ही कुछ कर सकता है, कोई बूढ़ा आदमी अब और कोई परिवर्तन करेगा ज्यादा उम्मीद कम है। नौजवानों में उस रेखा को देखी जाती है और आप सब उस उम्मीद के किरण हैं। इसलिए मैंने कहा, ऑर्गेनाइजर लोगों को धन्यवाद दिया कि उम्मीद, देश के विकास की उम्मीद को, किरण को जगाने की चेष्टा किए हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
मैं एक किताब पढ़ रहा था, मैं चाहूँगा कि हर नौजवान इसको पढ़ने की चेष्टा करे। ये हिंदी में किताब है। अभी तक अंग्रेजी लेखकों की किताब पढ़ते हैं, अंग्रेजी लेखकों के कोटेशन को आप पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जीवन को जीतने के लिए कौन सी पुस्तक, कौन सा व्यवहार अच्छा होगा। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। ये किताब है जीत आपकी। जीत आपकी इस किताब का नाम है। संभव है कि बहुत सारे लोग इसको पढ़े भी हों। ये लिखा हुआ है शिव खेड़ा का। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। ये है शिव खेड़ा का कहना। आप इस किताब को एक बार, मेरा आग्रह होगा कि उलट करके देखने का जरूर चेष्टा कीजिए। ये अपने जीवन के लिए एक उपयोगी होगा। चूंकि समय का अभाव है इसलिए, लेकिन जाते जाते एक बात और आपके पास रखना चाहूंगा। मैंने पूर्व में भी कहा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम से ज्यादा कोई बढ़िया सिस्टम नहीं है। और इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसा भी आदमी हो जाता है, जिसको एक धोती को 2 बार सिल करके, एक कुर्ते को 2 बार, 3 कुर्ते में फटे हुए कुर्ते को मिला के 2 कुर्ता मिला के पहनना पड़ता है। वो है हिंदुस्तान हम लोगों का। ऐसा भी हम लोगों का प्रधानमंत्री हुआ है। हम एक कहानी से अपनी बात को समाप्त करेंगे और पढ़ने लिखने की परिभाषा को भी याद रखिएगा। मैं खुद अत्यंत ही गांव के गरीब परिवार से आया हूं, मजदूरी करने वाले परिवार से आया हूं, और मैं अपने 10th क्लास से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हूं। माता पिता के ऊपर नहीं अब तक बढ़ा हूं। मैं एक कहानी कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं झारखंड का एक जिला है गुमला, शायद आप लोग नाम सुने हो, नहीं तो गूगल पर देख लीजिएगा, चूंकि आप सब उससे नजदीक हैं। गुमला जिला में एक ब्लॉक है चैनपुर। मैं गया था अपने कुछ काम से नहीं, मेरी पत्नी चैनपुर से आती थी, उनका घर वहीं था, ट्राइबल इलाका है। मैं चैनपुर से लौट रहा था अपने ससुराल से। रास्ते में देखा, गांव का जो बाजार लगता है उसको हटिया बोलते हैं। एक बूढ़ी औरत लीची बेच रही थी, एक टोकरी लीची रखी थी। लीची देखने से बहुत सुंदर खूबसूरत लग रहा था। सहसा मेरे मन में इच्छा हुई रोड के किनारे कि इस लीची को खरीदा जाए खाने के लिए। मैं उतर के पूछा, कैसे लीची बेच रही हो बूढ़ी दादी? उसने कहा 1 रुपया में 5। हमने कोई 50 लीची ले लिया। मुंह में खाया तो इतना स्वादिष्ट लगा कि इसके सारे लीची को खरीद लिया जाए। मैंने कहा कि पूरे टोकरी का लीची हमको दे दो। उस बुढ़िया ने कहा कि बाबू, आप ही सब लीची को खा जाओगे, हमारे इलाके के और गांव के लोग क्या खाएंगे? अब आप सोचिए कि कितना डिग्री होल्डर थी वो बूढ़ी औरत, कितना पढ़ी लिखी थी, तो अनपढ़ होते हुए भी उसकी समझ कितनी मजबूत थी, इसको ध्यान में रखिएगा। केवल अक्षर ज्ञान से ही ज्ञानी नहीं होगा, उसकी समझ मजबूत होनी चाहिए, और जब समझ मजबूत होगा तो काम भी अच्छा करेगा। बस इतना ही के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया उदय नारायण चौधरी जी, स्पीकर महोदय बिहार विधानसभा। आपकी ये बात हमने गांठ बांध ली है और इसे हमेशा जिंदगी में याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। आप ट्विटर के ज़रिए ट्वीट करके हम तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे आईटी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स भी आप देख रहे हैं, रखे हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ से, या अपने आप अगर चाहें तो ट्वीट कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय आज के इस कार्यक्रम के बारे में। मित्रों, हमने इस साल से भारतीय छात्र संसद के इस मंच से एक पुरस्कार शुरू किया है जिसका नाम है आदर्श युवा विधायक पुरस्कार। आज हमारी कोशिश है ऐसे विधायकों को हम आपके सामने पेश करें
जिन्होंने कुछ काम कर कर दिखाया है जो कि सार्वजनिक जीवन में है लेकिन एक आदर्श स्थापित किया है। मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे ही एक विधायक आज हमारे साथ हैं जिन्हें हम आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। मित्रों, मधाला राजेश कुमार जो चिंतालापुडी वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश से आते हैं, ऐसे ही एक आदर्श युवा विधायक हैं जिनको मंच पर आमंत्रित करते हैं, उन्हें सम्मानित करेंगे आज हम युवा विधायक पुरस्कार से। बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मधाला राजेश कुमार जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में उन्होंने दक्षता हासिल की है, शिक्षा, सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यों में उनकी खास दिलचस्पी रही है। कांग्रेस के विधायक हैं वेस्ट गोदावरी के चिंतालगुडी से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत सत्कार। आप कुछ विचार भी व्यक्त करना चाहेंगे तो हम जरूर सुनना चाहेंगे हमारे यहाँ। Good morning, everybody. Actually, I am from Andhra Pradesh and not from Hyderabad, not even from my district headquarters, not even from rural India. I am from complete forest area of Andhra Pradesh. Actually, earlier when I was watching all the movies, I used to feel that all the politicians are illiterates, all the politicians are criminals, all the politicians doesn't know anything about this constitution, this democracy system, how to develop the society. But after came into the politics, I really understood. First 1 year, I was really failed because I don't know anything about this politics and the constitution. But after 1 year, now I stood my constituency first in entire district for agriculture, horticulture, revenue department, R&B, and Panchayati Raj. Now I request all the people, all the youngsters, don't hesitate to come into the politics. There are very good opening in the politics. The urban area and rural area of voters' mindsets are being changed now. They are electing only for the educated people. Don't hesitate to come into the politics. Please come and join in the politics and develop our nation. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया मधाला राजेश कुमार जी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज के विषय पर बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी भटनागर फेलो, डायरेक्टर जनरल CSIR और देश के नामचीन वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत प्रेरणा दी है भारतीय छात्र संसद को भी आगे बढ़ने की, और उनका प्रोत्साहन और मार्गदर्शन हमेशा हमें मिला है। जी हाँ, जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर R.A. माशेलकर जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आएँ और आज के विषय पर अपने विचार रखें। Yesterday, I just spoke for 3 minutes and made just 3 points for taking India forward and getting it the right place in the Committee of Nations. I made 3 points yesterday. Do you remember what are those 3 points? Innovative India, One India, My India. And I said every morning we should get up and say My India at least 3 times. How many of you this morning got up and said My India? I can see the hands. Maybe we can make up for it. My India. That is where we begin. I talked about innovative India. The Honorable Speaker just now said that finally the winners are those who do things differently. Doing things differently is innovation. That is innovative India, right? I was looking at today's Times of India and I saw innovative India there, but not the innovation that I like. You know what was that innovation? It says, Nakshals plant bomb in slain Jawan's belly. This is something new. What they did was actually to take what is called as an improvised explosive device and planted it
in a dead CRPF personnel with a gelatin stick, a detonator, and a battery. Of course, the experiment did not succeed because they wanted to create a damage in a hospital by blowing up everyone. That is not the innovation that we are talking about. I have seen innovation being done differently when we had a human bomb kill Rajiv Gandhi. That is not the innovation that humanity is looking for. I saw innovation when a plane was used as a missile to bring down the World Trade Center, creating a different world altogether. That is not the innovation that we are looking for. That destroys peace. I think the innovation that we are looking for is one that creates peace, harmony, equity, equality, and a better world. And that is the topic of the day. In fact, I don't think we have to go very far. Frankly, we are sitting in the Vivekananda Sabha Mandap. This great personality about whom Professor Karad spoke so eloquently yesterday. On my right is Gautam Buddha. On my left is Mahatma Gandhi. These three great sons of India. I think all that the world needs today are the teachings of these three great sons of India, Vivekananda, Gautam Buddha, and Mahatma Gandhi. You find, for example, in the case of Gautam Buddha, that he brought the transformative thinking in terms of love, compassion, peace, and solace. And you must be aware of the Noble Eightfold Paths that he talked about. You remember what they were? They were right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effect, right mindfulness, and right concentration. I think we should go back to those teachings. Right view, for example. You know, I keep on learning as I grow old. And I learn from everyone. I learn from you, for example. I learn from my granddaughter. Let me recollect what happened a couple of years ago when she was just 4. Ishwari is her name. I was reading a newspaper in the morning, and she used to fool around while I was reading. She was learning alphabets. So I thought I will test her out for alphabets. So I took a piece of paper and started writing alphabets. I wrote A. She was sitting here. I said, "What is this?" She said A. I wrote D. "What is this?" She said D. Then I wrote Z. I said, "What is this?" She said N. I said, "No, beta, it is Z." She said, "No, Abba, it is N." And you know something? Both of us were right. Because from where I was looking at, it was Z. From where she was looking at, it was N. That little girl taught me something. Both of you can be seemingly right. It all depends upon where you look from. That is what Gautam Buddha has said, the view. So if you go back to the topic of the day, when we talk about peace and conflict, why conflict arises? Because we are not simply able to see the way the other sees it. Naxalites, for example, when the problem arose, it has grown to a very grievous proportion now, as we can quite clearly see here. But when it began, where did it begin, basically? It was all this issue about our being able to look at it from their perspective, those tribals who were deprived, and so on and so forth.
I also believe, therefore, that coming back to the teachings of Vivekananda, if you go back 11 September 1893, I think that was a great day in the Indian history when Vivekananda spoke in Chicago, in that Hall of Columbus, and he showed how he was a living embodiment of universality and harmony. And just now what was mentioned, the diversity in university and the universality and universality in the diversity is what he had actually talked about. And he talked about at that time about a universal religion, and he said it must be one, and I'm quoting him, which has no location in place and time, which will be infinite like the God. And he had said, and I quote him again, I will go to mosque of Muhammadan, I shall kneel before the crucifix, I shall sit before the Buddha, I shall sit down in medication with the Hindu. Basically what he was talking about is about a mind that is open. You know, parachute works best when it is open. Mind is also like that when it's open. So when we talk about peace and when we talk about conflict, it's all about having an open mind. If we go back, I talked about Vivekananda, but if you go back to Gautam Buddha's teachings, for example, he talked about good life. And he said, good life is attainment of peace, Shanti, which is a characteristic of nirvana or transcendental reality. And he also said that the process of creating a good life is really harmonious living with one's fellow beings. And this word harmony is extremely critical, by the way, around the world. And it is this disharmony which creates the kind of headlines that you see in the newspapers today. Social disharmony can come because of a variety of reasons. I was in China, everybody is singing praises of China. Yesterday you heard, today you heard. I was in China in the month of May last year to look at what is called as inclusive innovation. It was a mission. And it is very interesting. China is very worried about social disharmony. Why? Because as economic growth has taken place, the rich have become richer, the poor have become poorer. The top 10% have 34.6% of the share of the economy, and the bottom 10% have just 2.4%. That is the difference. Is India very different? No. That is the difference that is coming up. Now, when you have such social disharmony, what can you do to bring harmony? Well, you would say bring income equality, but income equality will take a long time. It will take a generation. Can you do that? And that's why what I said yesterday, you create access equality. Can you create access equality despite income inequality? Of course you can. You know, on the other day I was returning from Bombay to Pune. My car just stopped at a traffic light. I saw two people waiting for the traffic signal to change so that green lights will come and they will cross. You know who were those two people? One was a very rich lady, tall, very graceful, with a lipstick and a goggle, ultra rich. And there was a girl from a slum, just 6 or 7 year old perhaps. Nothing common between them, huge income inequality. And yet there was access equality. You know what was that? Both of them were on their mobiles. Now how did it happen? It happened because that handset was just $25, which was created by Nokia and Ericsson. Okay? But even if it was $25, would she have afforded it if the phone calls were 10 cents per minute, like in America? No, because 200 cents per day is perhaps her father's income. That is $2 per day. If it is 10 cents per minute, 20-minute call, and it will be over.
but it is a fraction of a cent per minute in India. And how was that done? Through innovation. It is called a business process innovation, which was done by our sort of Indian companies. You remember Dhirubhai Ambani saying phone call at the cost of a postcard? And it happened, Airtel did that and so on. So it was a combination of these two. I think the central point I'm trying to make is that when I talk about innovative India, we want to create that India where you have, despite income inequality, access equality, like I talked about my own education yesterday, how I got access in health, in every walk of life, how we can innovate so that the poorest of the poor enjoy the sort of similar benefits, at least the functional value would be exactly the same. That is called inclusive innovation. The last point I'd like to make before I close and finish my 15 minutes is the following. I think we have to relook at the definition of peace. What is peace? If you go to Wikipedia, you will find the definition of peace, in which you will find that it comes from the Latin word pax, which means freedom for civil disorder, from civil disorder. Now, if you see Nobel Peace Prizes, you will find that the conventional peace, which relates to conventional conflict, has gone to Martin Luther King in 1964 and Mother Teresa in 79. Yesterday we heard the Nobel laureate Aung San Suu Kyi in 91 and Nelson Mandela and so on and so forth, Kofi Annan. But suddenly you find it has gone to Muhammad Yunus in 2001. Why? Because he did microfinancing, bringing so many women out of poverty by a very innovative financing model which gave them livelihood. You suddenly find that in 2007, it went to the international panel on climate change. Why? Because climate change will destroy our planet. In fact, I remember the president of Royal Society, I was chairing the Blackett Memorial Lecture, and it was a chilling lecture, and he said 21st century, the last century. Why he was saying that? Because of climate change, the way the changes are going to take place. And therefore, peace was interpreted as something where we have a planet which will sustain forever. So my friends, peace has to be interpreted in a completely different way. Today, the interpretation of Nobel Prize actually tells you what it means. Just as somebody has said, poverty is the biggest the polluter. Poverty is the greatest destroyer of peace, and conflict arises as a result of that. So I think it's the issue of people, planet, and prosperity for not some, but prosperity for all. I think that is the broader meaning that we have to basically take in order to avoid this conflict. I personally believe that India is absolutely in the right place. India's heart is in the right place. India has innovation, India has passion, but most importantly, India has compassion in the heart. Innovation, compassion, and passion, and it is on that basis that India will lead. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया मार्शेलकर जी। मित्रों, हम आपको बता दें कि भारतीय छात्र संसद को बहुत सारे संदेश देश और विदेश से हमको मिले हैं। तमाम चीफ मिनिस्टर्स के, गवर्नर्स के, एजुकेशन मिनिस्टर्स के, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर्स के, स्पीकर्स के, देश भर के वाइस चांसलर्स के, बान की मून के जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका भी शुभकामना संदेश हमको प्राप्त हुआ है। जॉन बर्को जो कि स्पीकर्स हाउस वेस्टमिनिस्टर लंदन, उनका भी संदेश हमको भारतीय छात्र संसद को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ज्ञान फ्रैंको फिनी जो कि स्पीकर हैं इटली चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ के, उनका भी संदेश हमको प्राप्त हुआ है। भारतीय छात्र संसद का ये मंच विचारों के आदान प्रदान और एक मंथन का मंच है, और इस मंच पर अब हमारे आज के विषय के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगी। मौलाना सैयद कल्बे राशिद रिजवी साहब जो कि जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। इज़्ज़तों की दुनिया के चांद सितारे जो इस वक्त स्टेज पे बैठे हैं, उनमें से मैं अगर किसी का नाम ना भी लूं तो उनकी शख्सियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
मैं अपने उन जवानों से बात करना चाहता हूं जो देश की समस्या नहीं बल्कि देश की समस्याओं का समाधान है। मैं अपनी तकरीर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जुमले से शुरू करना चाहता हूं। 1902 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इलाहाबाद में कहा था कि मुझसे पूछा जाए कि मैं कौन हूं तो मैं कहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ और बस मुसलमान हूँ, लेकिन मेरी मुल्क की आन बान शान पर अगर वक्त पड़ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूँ और बस हिंदुस्तान हूँ। हाँ, मैं कल्ब रुशैद फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और बस मुसलमान हूँ, लेकिन मेरी इस भारत माँ की जान आन बान शान पर अगर समय पड़ जाए तो मैं बस हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। कोई ज़रूरत नहीं हमें AK-47 बनाने की, कोई ज़रूरत नहीं हमें बम और मानव बम बनाने की, कोई ज़रूरत नहीं हमें नए नए हथियार बनाने की, क्योंकि हमारे मुल्क में आबादी इतनी है कि अगर हम एक एक चुल्लू पानी भी दुश्मन पे फेंक दें तो मुल्क डूब जाए। जी, मैं अपनी बात आपसे करने नहीं आया, बल्कि स्टेज पे बैठे हुए सारे बड़े लोगों की खिदमत में ये कहना चाहता हूँ, मैं इन हज़ारों स्टूडेंट के दिलों में करवटें लेने वाली तमन्नाओं की ज़बान बन के दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम गर्व करते हैं और घमंड करते हैं उस मुल्क हिंदुस्तान पर जिसकी आबादी इतना है कि दुनिया में ज़िंदगी के नाम पे जीने वाले इतने लोग नहीं हैं जितना भारत में भारत के नाम पे मरने वाले लोग हैं। तुम्हारे जज्बे पे सलाम, ये मुल्क तुमसे बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ चाहता है। सब्जेक्ट मुझे राहुल भाई ने ऐसा दिया कि काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और टाइम ऐसा है कि या तो मैं सब्जेक्ट की बात कर लूं और या फिर मैं उसके सॉल्यूशन की बात कर लूं, पर मुझे पता है कि हिंदुस्तान में कुछ बातें इशारों में भी हो जाती हैं। अच्छा, मैं भाषा में कम और इशारों में ज़्यादा बात करूंगा। और एक बात हमेशा ख्याल रखना, चूँकि सबसे पहले सलाम करते हैं उस देश के मुजाहिद को, उस देश के सिपाही को, उस देश के सरहद पर अपनी जान गंवा के हम सब की हिफाजत करने वालों को, जिसको बड़ी मजलूमियत से मारा गया है। और हम दुनिया के सारे मुल्कों को बताना चाहते हैं कि हमारी खामोशियों की हमारी मजबूरियां ना समझा जाए। क्योंकि अगर भारत की अखलाक की वजह से हम किसी को कांधे पे बिठाना जानते हैं तो भारत की मर्दानगी को सामने रख के उसे दफनाना भी जानते हैं। थोड़ी सी दोस्तों बात कर लेते हैं, वक्त बहुत कम है। हमारे तलत भाई बैठे हुए हैं, हमारे उदय जी बैठे हुए हैं, माशेलकर जी बैठे हुए हैं, बड़े करात साहब बैठे हुए हैं और करात साहब के करात साहब बैठे हुए हैं। हमारे स्टूडेंट लीडर्स भी बहुत सारे जो बोल चुके हैं। एक बात ज़िंदगी में याद रखना, जो बातें मुंह से बाहर निकलती हैं वो कानों तक जाती हैं, जो बातें दिलों से बाहर निकलती हैं वो दिलों तक जाती हैं। सवाल यह है कि इस मुल्क में हम पहले मुल्क की बात कर लें फिर मुल्क के प्रॉब्लम की बात करें, तो दुनिया का हर मुल्क दो ही चीज़ से चल सकता है, या मोबोक्रेसी से या डेमोक्रेसी से। मोबोक्रेसी का मतलब होता है कि एक भीड़ जमा हुई और उसने एक मकान में आग लगा दिया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ मजलूम को मजलूम कहा जाए, जालिम को जालिम कहा जाए, सच्चे को सच्चा कहा जाए, झूठे को झूठा कहा जाए, अच्छे को अच्छा कहा जाए, बुरे को बुरा कहा जाए।
आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है। तो अब इशारे में प्रॉब्लम समझिएगा और सॉल्यूशन मेरी ज़बान में समझिएगा। हमें अपने सिपाही नहीं बदलने, हथियार बदलना है। अपना मुसाफिर नहीं बदलना, रास्ता बदलना है। अपना मरीज नहीं बदलना, अस्पताल बदलना है। अपना विद्यार्थी नहीं बदलना, स्कूल बदलना है। मैं समझता हूं अगर कोई कम टाइम में नहीं बोल पाएगा तो वो 45 मिनट में भी नहीं बोल सकता। हमारे देश की जो सारी प्रॉब्लम है मैंने आपके सामने रख दी। हमें मुसाफिर नहीं बदलना, रास्ता बदलना है। हमें विद्यार्थी नहीं बदलना, स्कूल बदलना है। हमें मुजाहिद नहीं बदलना, हथियार बदलना है। हमें संसद और सांसद नहीं बदलना, नीयत बदलना है। हमें एक ऐसा माली चाहिए जो हिंदुस्तान के गुलशन को पानी से नहीं अपने खून से सींचे और हर गुलशन के हर फूल को उतना ही प्यार करे कि हर छोटे से फूल को इस बात का एहसास रहे कि बड़े फूल चाहे रहते हों उसके साथ, लेकिन उसे भी ज़मीन उतना ही देती है जितना बड़े फूल को मिला करता है। मेरे जवानों में कास्ट, कम्युनिटी, मजहब को किनारे रख के तुमसे एक बात पूछता हूं। मुझे बताओ, जब इंसान पांव से चलता है तो हाथ क्यों चलता है? बहुत प्यारी बात कही मेरे इस सुनने वाले भाई ने, और मेरे ख्याल से यही आज का सबसे बड़ा मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे हिंदू भाइयों में इज्जतें पांव छू के दी जाती हैं, मुसलमानों में दुआएं हाथ से की जाती हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जब इंसान मंजिल पे पहुंचता है तो मंजिल पे वो पांव से पहुंचता है, लेकिन साथ साथ हाथ भी चलता रहता है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि अगर हाथ चलना बंद कर दे तो चलने वाले की दिशा बदल जाए। इस मुल्क में हिंदू पांव की मिसाल है, मुसलमान हाथ की मिसाल है। मैं मानता हूं कि मुल्क की कामयाबी में शायद मुसलमानों का उतना हाथ नहीं है जितना हमारे हिंदू भाइयों का है, लेकिन याद रखिएगा, दोनों का चलने से सिर्फ एक चीज नहीं, भारत की दशा भी सुधरती है और दिशा भी सुधरती है। कुछ बातें, दो चार बातें और आपके सामने कर लूं। बहुत आसान है हिंदू हो के हिंदू की बात करना, मुसलमान हो के मुसलमान की बात करना, मौलवी हो के कुरान पढ़ना और साधु हो के गीता पढ़ना। बड़ा मुश्किल है इंसानियत की बात करना, बड़ा मुश्किल है आदमियत की बात करना, बड़ा मुश्किल है एक नॉर्मल कॉमन पड़ोसी होने की बात करना। इस मुल्क में एक अच्छी बात याद रखो, इस मुल्क को इंटरनेशनल स्टेज पे पॉलिटिक्स के नाम से नहीं पहचाना जाता, मोहब्बत के नाम से पहचाना जाता है। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हम दोस्त को इतना चाहते हैं कि वो ता हयात ता जिंदगी दोस्त रहता है, दुश्मन से भी इतना प्यार करते हैं कि वो दोस्त होने पे मजबूर हो जाता है। ये हिंदुस्तान का मतलब है। इसीलिए जब अंग्रेज ने गांधी से यह कहा था कि क्या फर्क पड़ता है, एक टुकड़ा है, पाकिस्तान अलग कर दीजिए, तो गांधी ने अपने लकड़ी के सहारे खड़े होकर अपने पीठ पे हाथ रख के कहा था, तुम अंग्रेज नहीं समझोगे, तुम हुकूमत करने वाले लोग हो, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर मैं पाकिस्तान को अलग कर भी दूं तो मैं भारत के उन 6,50,000 गांव के रास्तों का क्या करूं जो मंदिर से शुरू होते हैं मस्जिद पे खत्म होते हैं, मस्जिद से शुरू होते हैं मंदिर पे खत्म होते हैं। मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, मुझे वक्त का एहसास है। मैं अपनी आखिरी बात आपसे कह के
और विदा लूँगा। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि इस मुल्क की पहचान बनिए। इस मुल्क में कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इतना अच्छा है। मैं कसम खाता हूँ, अपनी इज़्ज़त की कसम खाता हूँ इस मिट्टी की। ये मिट्टी इतनी पाक है, इतनी पाक है, इतनी पाक है कि सजदों को भी इस ज़मीन पे नाज हुआ करता है। ज़रा मिट्टी से जुड़ के देखिए। मैंने इशारों में कॉन्फ्लिक्ट और उसके उच्चार के बारे में और उसके उपाय के बारे में कह दिया, लेकिन सीख पीस भी एक जुमला है। तो आखिर में ये कह के जा रहा हूँ, आपको पीस नहीं मिल सकता जब तक के जस्टिस ना हो। जस्टिस नहीं मिल सकती जब तक के विजडम ना हो। विजडम नहीं मिल सकता जब तक के ह्यूमैनिटी ना हो। ह्यूमैनिटी नहीं मिल सकती जब तक के चैरिटी ना हो। चैरिटी नहीं मिल सकती जब तक के प्यार ना हो। लव, मेरे ख्याल से जवानों से ज़्यादा कौन जानता है लव के बारे में। LOVE, लिप्स ऑफ सॉरो, ओशन ऑफ टीयर्स, वैली ऑफ डेथ, एंड ऑफ लाइफ। जिसे चाहते हो उसके लिए चेहरे की उदासी, जब वो जुदा हो जाए तो आंखों में समंदर जैसा छलकता हुआ आंसू। अगर वो कहे तो पहाड़ी की घाटी में मौत, और अगर वो कहे तो ज़िंदगी का ख़ात्मा उसके लिए कबूल। ये चार चीज़ें और चार जज्बे जब हम इंसानों के दिल में होते हैं तो दो दिल एक हो जाते हैं। बस आखिरी जुमला कह रहा हूँ, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो दो दिल एक हो जाते हैं। बंदा बंदे को चाहता है तो दो एक होता है, बंदा खुदा को चाहता है तो सारी दुनिया एक हो जाती है। इन्हीं जुमलों के साथ आप सबसे खुदा हाफ़िज़ी चाहता हूँ। कोई शिकवा न शिकायत न गिला करता हूँ। सब सलामत रहो, ये रब से दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपकी इन विचारोत्तेजक जुमलों को सुनकर वाकई बात दिल तक पहुंच गई है। और आपने जैसे कहा कि दिल से निकली हुई बात ही दिल तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दोनों मुख्य वक्ताओं से ये निवेदन करूंगी, माशेलकर जी और मौलाना साहब, आप यहाँ मंच पर आगे की तरफ तशरीफ़ लाएं, क्योंकि अब वक्त हुआ है सवाल और जवाब का। हमारी ऑडियंस आपसे कुछ सवाल पूछेगी, जिनके जवाब आप उन्हें दीजिए। यहाँ अलग अलग पोडियम्स पर हमारे जो युवा आए हुए हैं देश भर से, छात्र नेता, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। हम सबसे पहले एक एक सवाल लेंगे, माशेलकर जी के लिए और मौलाना साहब के लिए। पोडियम नंबर 6 से अभिजीत गौतम देशमुख। I am from Jamne, MD Science College Jamner, and I want to ask the question to Dr. R.A. Mashelkar sir. My question is, what is the role of science in solving the conflicts? I mean, weapons were invented to secure the people, but now they are used to destroy the peace. I think that's an absolutely outstanding question. How you use science, how you use technology depends so much upon this, the mind and the mindset. Take a simple example of the mobile that we talked about, access to mobile. That technology came on the basis of the science. Now, look at the use that mobile is being put to. A terrorist uses it for switching off a remote bomb. But on the other hand, that mobile is being used for another purpose. There is what is called as a National Innovation Foundation, grassroots innovators. We gave an award to a young person. You know what that young person did? What he found was that his 80-year-old grandfather used to walk about half a kilometer to switch off a pump.
He said, why? And he created through his mobile a system by which the pump can be switched off automatically so that his grandfather doesn't have to walk. This is the difference. Science and technology in the hands of different people can mean completely different things. Science has to be used for peaceful purposes. It's exactly like what happened in terms of nuclear science. It can be used for creating nuclear power, which is completely sustainable, but can be used for creating atomic bombs, which created the Hiroshima and Nagasaki disaster. And that is why the teachings of these great individuals that I talked about, these great sons of India, where we go back to that fundamentals about science for the good of all, technology for the good of all, is something that we have to just not preach but follow, and you will have a better world. और दूसरा सवाल मौलाना साहब के लिए यहाँ पोडियम नंबर 1 से लेफ्ट हैंड साइड पर रोहित गुट्टा है भुवनेश्वर से. Good morning, sir. This is Rohit. I am from Bhubaneswar. I have just one question. What exactly secularism means, sir? रोहित, बहुत से लफ्ज़ों के मतलब डिक्शनरी में नहीं ढूंढे जाते. बहुत से लफ्ज़ों के मतलब अगर अच्छे हों तो उनको जिया जाता है. सेकुलरिज्म का मतलब इस मुल्क में बस इतना है कि एक हिंदुस्तान एक ऐसी चादर, इज़्ज़त की चादर से ढका हुआ है जिसमें लाखों धागे हैं. अगर तुम अपनी पसंद का धागा निकाल लो, मैं अपनी पसंद का धागा निकाल लूँ, कोई दूसरा अपनी पसंद का धागा निकाल ले तो चादर तार तार हो जाएगी. इस चादर को चादर रखने के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत है उसका नाम है सेकुलरिज्म. अगला सवाल हम लेंगे माशेलकर जी के लिए. स्वप्निल कराड महाराष्ट्र से अपना सवाल पूछेंगे पोडियम नंबर 1 से. My name is Swapnil Pidde, Dr. Daulatar Iyer College of Engineering, Karad. I want to ask the question, Mashelkar sir. The conflict is created interference of politics, religion, gurus, and non-development rural areas in our Indian man. What can we do to avoid it? I personally believe that when we talk about inclusive society, we talk about an inclusive nation, which means providing opportunities for everyone, giving access to everyone so that they can reach their own potential, no matter where they come from, whether they come from remote villages or urban areas. Now, there, again, those three principles that I talked about come into play. Innovative India, how do we innovate in order to create solutions by which access as well as opportunity can be created? One India where everyone feels that everyone must have the same benefits, the same opportunities, the same access. And finally, my India, where people feel that my India will be one where no one goes hungry and there is a smile on everybody's face. I think if we stick to these three principles and if 1.3 billion people commit to that, things will happen. Whether it is because of the politicians or despite the politicians, I think finally one will have to say that we'll do things despite everyone. I remember on 1st January when I celebrated my 70th birthday, I decided that I'll spend time with children from the slum, children of construction workers and so on, giving them a hope that if I could make it, they could make it too. The message was, yes, we can. And I still remember when I asked the question as to what is your aspiration for the new India of your dreams. What would you like to become? What will you like to do? It was amazing. A girl from the slum, a 10-year-old, says, I want to become a teacher. Somebody else says, I want to get into military. I want to protect my nation. And one girl said that we should think of doing things despite the government. And she actually said, for example, if each one of us take
a responsibility. For example, she talked about the environment and corruption. She said, sir, I understand that in London, if you are walking with a dog and the dog spoils the road, you become responsible. Why can't we take that responsibility ourselves? And it's the same thing she said about corruption. I think I was inspired. In fact, I told those 70 young children that you are like my 70 teachers, so as to say. I think that is the new India that is emerging. The new India just now you saw with these young leaders who spoke in the beginning. It was so inspirational. So I believe that there is a solution provided we say, yes we can and we will do it. Thank you. शुक्रिया माशेलकर जी। और अगला सवाल पोडियम नंबर 3 से, पोडियम नंबर 3 से अगला सवाल हम ले रहे हैं मौलाना साहब के लिए। रिकेश विष्णु कुरकुरे मुंबई महाराष्ट्र से अपना सवाल पूछेंगे। What do you think may be the solution for demilitarization of China from Indian state of Arunachal Pradesh? मैं तुम्हें डायरेक्टली इस सवाल का जवाब ना दे के बहुत सीधा सा सवाल तुमसे कर रहा हूँ जो जवाब भी है। गांव में तुमने देखा होगा जब लोग अपनी जेब से नोट निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जो पुरानी नोट होती है ना, सड़ी गली, उसको पहले निकालते हैं और अच्छी नोट को क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। तो मार्केट में कौन सी नोट जाती है? सड़ी हुई नोट जाती है, और सड़ी हुई नोट सारी मार्केट में चली जाती है और अच्छी नोट घर में रहती है, जेब में रहती है, बटवे में रहती है। अगर हमारे पॉलिटिकल दुनिया में और पॉलिटिकल फील्ड में समाज के अच्छे लोग जाना शुरू हो जाएं और ये वो नोटें जिनको समाज में नहीं होना चाहिए वो अगर ना हो, तो तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। हमारे हर मुल्क में हर सरहद इतनी मजबूत है कि दुश्मन का आना तो दूर, उसकी आंखें भी हमारे देश की तरफ नहीं उठनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। और अब दोस्तों वक्त हुआ है हमारे भारतीय छात्र संसद के मंच से एक रेजोल्यूशन का, और इस रेजोल्यूशन को पढ़ने के लिए मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ देवेंद्र पाई को। आप अपने विचार हमें भेजिए और यहाँ से ये रेजोल्यूशन हम आगे तक पहुँचाएंगे आपके विचारों को। We the student leaders assembled here in the 3rd Bharatiya Chhatra Sansad hereby appeal to the central and state government to constitute peace committees comprising local citizens, surrender Naxalites, youth representatives from respective districts, and members of the civil society to have dialogue on sustainable basis for peaceful solutions in 18 Naxal-affected districts of the country. तृतीय भारतीय छात्र संसद में एकत्र हुए हम समस्त छात्र नेता केंद्र व राज्य सरकार से यह निवेदन करते हैं कि वह स्थानीय नागरिक, आत्मसमर्पित नक्सलवादी, इनके जिलों के युवा प्रतिनिधि और नागरिक समाज के सदस्यों को मिलाकर शांति कमेटियां बनाएं जो देश के 80 नक्सल प्रभावित जिलों में शांतिपूर्ण हल के निरंतर प्रयासों पर चर्चा कर सके। टू सपोर्ट द रेजोल्यूशन प्लीज टाइप BCS1 space Y. To oppose the resolution type BCS1 space N and send it to 9212148888। मित्रों, आप जानते हैं कि नक्सलवाद की ये समस्या देश के जिलों में जिस तरह से फैली है वो हमारे लिए एक गहरी चिंता का विषय है। शायद उसके लिए ऐसी ही शांति कमेटियों की ज़रूरत है जो कि आज के प्रस्ताव में हमने आपके सामने रखी है। लोकतंत्र है तो असहमतियों की आवाज़ों को हमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि यही असहमतियां एक बृहद सहमति बनाएंगी। 9212148888 पर आप अपना मत दर्ज कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में आप अपने मत हम तक पहुंचाएं। आप देख सकते हैं नतीजे हमारे सामने आ गए हैं। 95.92% लोग हमारे आज के प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय छात्र संसद और आप सभी युवा छात्र नेताओं का इस भारी समर्थन से हमारे आज के प्रस्ताव को पारित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 95.92 और इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होगा।